खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास भारत के भूगोल से रहेगा और भारत की जलवायु चैप्टर जो है आज की क्लास की है हम लोग की। तो आइए देखा जाए, ये आज का जो है भारत की प्रमुख जलवायु, ठीक है। ये 7वां चैप्टर है, याद रखिएगा। भारत की जलवायु संबंधित पहला कंटेंट है कि वायुमंडल की अल्पकाल की प्रक्रिया को मौसम कहा जाता है, लेकिन वायुमंडल की दीर्घकाल की प्रक्रिया में बदलाव जो 30 वर्ष या इससे अधिक वर्षों में होता है उसे जलवायु कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय भूगोल विविधता वर्ष के 12 महीनों को 4 ऋतुओं में बांटते हैं जो निम्नलिखित है। पहला ग्रीष्म ऋतु, दूसरा शीत ऋतु, तीसरा वर्षा ऋतु या आता हुआ मानसून और चौथा शरद ऋतु या लौटता हुआ मानसून, याद रखिएगा। यदि 12 माह में 8 माह गर्मी, 4 माह सर्दी रहे तो उस देश की जलवायु को उष्ण जलवायु कहा जाता है, जैसे भारत की जलवायु, ठीक है। यदि किसी देश में 6 माह गर्मी, 6 माह सर्दी पड़े तो उस देश की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है। नेक्स्ट है लेकिन यदि किसी देश में 4 माह गर्मी, 8 माह सर्दी पड़े तो उस देश की जलवायु को शीत जलवायु के नाम से जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप अगर विश्व के नक्शे पे देखेंगे तो जो ध्रुवों के पास जो है, उत्तरी ध्रुवों के पास या दक्षिण ध्रुवों के पास जिनके जो करीब जो देश पड़ते हैं वहाँ जो है ठंड का मौसम साल के कई महीनों रहते हैं, गर्मी का मौसम कम रहता है, ठीक है। लेकिन जो बीच में इक्वेटर में रहते हैं वो उन देशों का जो है सम जलवायु रहता है। आप इसी से कर सकते हैं, जैसे भूमध्य रेखा के बीच में आप जाएंगे तो वहाँ गर्मी अधिक रहती है। भूमध्य रेखा के आसपास के जो देश क्षेत्र होते हैं वो गर्म होते हैं। जैसे आप भारत के एग्जाम्पल ले लीजिए तो दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो दक्षिण भारत जो है लगभग आप कह सकते हैं भूमध्य रेखा के इक्वेटर के पास है, इसलिए दक्षिण भारत में गर्मी अधिक पड़ती है। उत्तर भारत थोड़ा उससे दूर है तो उस गर्मी कम पड़ती है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। समझ के आप शीत जलवायु, सम जलवायु, उष्ण जलवायु का आप विभाजन कर सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र को समकारी जलवायु कहते हैं क्योंकि समुद्र देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसलिए समुद्र के किनारे का मौसम लगभग समान होता है। धरातल पर अधिक गर्मी, अधिक सर्दी पड़ने का प्रमुख कारण यही है कि धरातल जल्दी गर्म होती है और जल्दी से ठंडी होती है। याद रहे, तापमान के विपरीत हमेशा दाब होता है। जैसे धरातल में ऊपर जाने पर ताप कम होता है लेकिन दाब अधिक होता है, या धरातल से नीचे जाने पर ताप अधिक होता है और दाब कम होता है। आप देखे होंगे एरोप्लेन से कई लोग सफ़र करते हैं या कुछ लोग पहाड़ों पे जाते हैं तो क्या होता है, उनका विनाश फूट जाता है क्योंकि वहाँ ऊपर जाने पे जो है ताप कम होगा। जब ताप कम होगा तो दाब क्या होगा, अधिक होगा। तो विनाश मतलब नाक से खून आना, ठीक है। उनको जो है अस्थमा पेशेंट को परेशानी होने लगती है, कुछ लोगों को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। कारण क्या है कि वहाँ पे दाब अधिक हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे किसी तीर्थ स्थल पे या पहाड़ों पे जो सीढ़ियाँ लगी होती हैं उस पर कहा जाता है वृद्ध लोग या बच्चे या पेशेंट जो है सीढ़ियों का प्रयोग न करें, ठीक है। वहाँ दाब अधिक है और कुछ परेशानी आ सकती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इस चीज़ को, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसलिए गर्मी के दिनों में ताप अधिक होने पर कभी कभी दाब कम हो जाने के कारण नाक से खून आने लगता है, या ऊंचाई पहाड़ों पर जाने पर ताप कम होने पर दाब अधिक हो जाता है। आप सबको जलवायु और मौसम को ठीक से समझने के लिए ताप का उल्टा दाब होता है, याद होना चाहिए। मैंने स्पष्ट इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र का तापमान अधिक होने के कारण जल गर्म होता है जिससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेजी से होती है और परिणाम स्वरूप बादल बनने के कारण वर्षा उस क्षेत्र में अधिक होती है। यही कारण है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में संवहनी वर्षा व सदाबहार वन अधिक पाया जाता है, ठीक है। आप सब जानते होंगे, फिर भी मैं आपको यहाँ एक चित्र बना देना चाहूँगा कि जैसे ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी का ऐसे अगर देखा जाए, विभाजन किया जाए तो 0 अंश पे ये आप देखेंगे तो 0 अंश पे जो लाइन है इसे इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा कहा जाता है, ठीक है। भूमध्य रेखा या इसी को विषुवतीय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग जानते हैं फिर भी एक बार देख लीजिए, आपको रिवाइज हो जाएगा। विषुवतीय रेखा के नाम से जाना जाता है। ये कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री पे, ठीक है।
यहाँ आप जाएंगे 5 डिग्री उत्तर, ठीक है, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ठीक है, 5। ये जो क्षेत्र होता है इसे डोल्ड्रम क्षेत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। डोल्ड्रम क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? एक तो यहाँ पे टेम्परेचर अधिक रहता है, याद रखिएगा, टेम्परेचर अधिक रहता है। दूसरा, यहाँ पे जो है वर्षा, संवहनी वर्षा कह सकते हैं, संवहनी वर्षा अधिक होती है, और जिस कारण से यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, और यहाँ पे जैव विविधता भी अधिक होती है, जैव विविधता अधिक होती है इस क्षेत्र पे। और इस क्षेत्र के करीब दक्षिण में या उत्तर में जो भी देश स्थल पड़ेगा उन पे भी ये तीनों चीजें असर करता है। कौन कौन सी असर करती हैं? वहाँ तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन होगा, वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा तो बादल बनेंगे, बादल बनेगा तो वर्षा होगा, वर्षा होगा तो वहाँ वनस्पतियाँ, जीव जंतु, पेड़ पौधे अधिक मात्रा में होंगे, जिससे वहाँ पे जैव विविधता आएगी और वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इसके ऊपर वाले क्षेत्र को, यहाँ 23.5 अंश पे ये जो लाइन है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत की स्थिति देखिएगा यही है, भारत 8 राज्यों को ये काटता है, ऐसे समझ लीजिएगा। और उसके बाद ऊपर एक लाइन है 66.5 अंश पे, इसको जो कहते हैं आर्कटिक रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। कौन सी रेखा? आर्कटिक रेखा। और इसी को याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पीरे ने किया था, ये भी एग्जाम में आता है, रॉबर्ट पीरे ने किया था, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ये 23.5 अंश पे नीचे जो रेखा है इसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। कौन सी रेखा? मकर रेखा के नाम से इसे जाना जाता है, याद रखेंगे। और पुनः 66.5 अंश पे ये जो रेखा है इसे अंटार्कटिका रेखा के नाम से जाना जाता है। कौन सी रेखा? अंटार्कटिका रेखा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। यहाँ ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, दोनों की स्थिति एक समान है, याद रखिएगा। और इसकी खोज एमर्सन ने किया था। किसने किया था? एमर्सन ने किया था, याद रखिएगा। और यहाँ ध्रुवों पे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीना दिन 6 महीना रात होता है, याद रखिएगा। वहाँ जो है बर्फ 12 महीना ढका होता है, और वही जीव वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं जो बर्फों पर रह पाए, जैसे भालू, यार्क, मछली, ये सब जीव यहाँ पे अधिक रहते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ ये देखिएगा, ये भूमध्य रेखा है। इस चित्र को आप जरूर पहले समझे रहिएगा ताकि आपको समझने में आसानी है। आप जानते भी होंगे माही नदी पूछता है, माही नदी किस रेखा को काटता है 2 बार? तो माही नदी कर्क रेखा काटता है, ठीक है। कांगो या जायरे नदी किस रेखा को काटता है? तो कांगो जायरे नदी ये आपको भूमध्य रेखा को काटता है। लिम्पोपो नदी किसे काटता है? तो मकर रेखा को काटता है। ये जनरल चीजें हम बता दिया। आइए हम लोग अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। तो हम लोगों ने इस चीज को देख लिया था, भारत की जलवायु। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, ये टेस्ट पेपर है, देखिएगा। टेस्ट पेपर किसी चीज को याद करने के लिए हमारी टीम द्वारा 3 तरीके से उसको तैयार किया गया है। जैसे पहले आपको ई-पीडीएफ मिलेगा, उसी ई-पीडीएफ पे वीडियो मिलेगा, उसी वीडियो पे टेस्ट मिलेगा। यानी इसी किसी चीज को आप 3 बार जब पढ़ेंगे, पीडीएफ पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, फिर टेस्ट देंगे, तो आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कई चीज आपकी स्मृति में बैठ जाएगा। पुनः फाइनल टेस्ट देंगे जिससे आपको जीएस में 100% पूर्णता आ सकता है। इस टेस्ट की वैलिडिटी जो है एग्जाम तक, एडवर्टाइजमेंट 51 तक रहेगा, इसलिए जितना पहले आप खरीद लेंगे आपके लिए लाभदायक रहेगा। पहले करेंगे, अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, और रेट भी अभी कम है। इसमें ई-पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, इस टेस्ट सीरीज में आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे सभी कंटेंट। और ये 2014 से लेकर अब तक का, इसमें याद रखिएगा सालभर पेपर आपको निःशुल्क मिल जाएगा। इसमें है प्रैक्टिस सेट, याद रखिएगा, इसमें एग्जाम तक अपडेट होता रहता है और मिलता रहेगा। इसमें ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल सिलेबस के अनुसार सीक्वेंस में सभी क्लासेस, पीडीएफ और टेस्ट हैं, आपको समझ में आएगा। यूट्यूब पर पूरा आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, आपके इसको यूट्यूब पे जो है सभी वीडियो नहीं आते हैं, और आते भी हैं कुछ वीडियो तो बाद में अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं, याद रखिएगा। और इसमें आपको टेस्ट सीरीज के रूप में मॉडल पेपर मिलेगा, सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेगा, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। इन सब का रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। इसके लिए आप चाहें तो ये नंबर देख रहे हैं, इस पर लिख सकते हैं फॉर टेस्ट, या प्ले स्टोर पर जाके आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जीत दिलाएं, ठीक है। अभ्यास करने से पूर्णता आती है, इसलिए अभ्यास करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। हमारे द्वारा ये 4 बुक निकाला गया है, चारों बुक अलग अलग है, जिसमें 80 मॉडल पेपर है। आप चाहे तो इसे अमेजन के थ्रू मंगा सकते हैं। अमेजन से मंगाने का कोई आपको डिलीवरी चार्ज नहीं है, यानी फ्री डिलीवरी चार्ज है, और फ्री में आपको बुक मिलेगा जिसका कीमत अभी 499 में आपको घर तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल आप जिनको चाहिए ले लीजिए, क्योंकि अब ये स्टॉक लास्ट चल रहा है।
इसके बाद ये बुक नहीं मिलेगी, ये चारों बुक है, आप देख सकते हैं इसमें। और इसमें मेरे हिसाब से कोई भी एग्जाम ये जीएस का है, देने से पहले ये जीएस के सभी चुनिंदा प्रश्नों को पढ़ के समझ के ही जाना चाहिए, ताकि आपके स्कोर में वृद्धि हो। और साथ में आपको ये मार्कशीट आपको भरने के लिए बुक मिलेगी, इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री में दिया जा रहा है। सभी ये 499 में आप चाहें तो मंगा सकते हैं। हमारी टीम द्वारा जो है, आप चाहें तो टीम से जुड़ना, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं आगे की क्लास। अब देखते हैं यहाँ पे कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कितनी गर्मी पड़ रही है, इतने दिनों से बारिश नहीं हो रही है, तो कुछ ऐसा कारण है, तो समझा जाए इसको। सबसे पहले देखिएगा, भारत का 3 ओर से समुद्रों का घिरा होना, ये भारत को प्रभावित करता है। भारत की अक्षांशीय स्थिति को प्रभावित करता है। भारत उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत का होना। भारत का पर्वतीय पठार, मैदान, रेगिस्तान स्थल और जल का वितरण। उसके बाद भारत की मानसूनी हवाएं और पश्चिम विक्षोभ का चक्रवात। महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो भी नोट में तथ्य में दिए हों उसे ध्यान से देखेंगे। उत्तरी गोलार्ध के ऋतु के अंतर्गत भारत देश का विपरीत ऋतु दक्षिण गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया देश का होता है। ठीक है, वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि क्रिसमस का त्यौहार हम लोग इंडिया में अगर जाड़े में मनाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में किस मौसम में मनाया जाता रहा होगा, प्रश्न आ चुका है ये। तो अगर हम लोग जाड़े में मनाते हैं तो वहाँ गर्मी में, ठीक है, यहाँ गर्मी पड़ रहा होगा। नेक्स्ट देखेंगे, 15 मार्च और 16 जून के समय ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन और जो है सबसे लंबी रात होती है। हम लोग किस गोलार्ध में हैं आपको मालूम होगा, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 सितंबर 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा विषुवतीय रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस स्थिति को विषुव के नाम से जाना जाता है। 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। एल नीनो समुद्र जलधारा से संबंधित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश पेरू, राजधानी इसकी लीमा है, के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को एल नीनो के नाम से जाना जाता है। एल नीनो जब जब आता है तब तब भारत में मानसून कमजोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से भारत के कई राज्यों में सूखा पड़ जाता है। इतिहासकार अल मसूदी ने भारतीय मानसून की जानकारी सबसे पहले दी थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। पूछेगा कि भारतीय मानसून की जानकारी सबसे पहले किसने दिया था, तो क्या आंसर लगाएंगे, अल मसूदी ने। ठीक है, अल नीनो का भी संबंध समुद्री जलधारा से है। अल नीनो ठंडी समुद्री जलधारा और एल नीनो गर्म समुद्री जलधारा है। मानसून के जनक हिप्पालस को कहा जाता है। ठीक है, जलवायु का वर्गीकरण सर्वप्रथम वैज्ञानिक कोपेन ने दिया था, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। वैज्ञानिक फेरल के अनुसार उत्तरी गोलार्ध के पौने क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध की पौने एंटी क्लॉकवाइज बहती हैं या चलती हैं। इसी को फेरल का नियम कहा जाता है। इसको थोड़ा ऐसे समझ लीजिएगा, जैसे ये है, ऐसे समझिएगा, ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर ऐसे अगर रेखा खींच दें, इसे क्या बोलेंगे, कौन सी रेखा, देशांतर रेखा। ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ रहे होंगे कौन सी रेखा, देशांतर रेखा। इससे समय ज्ञात किया जाता है। अगर पृथ्वी है और पृथ्वी पर ऐसे रेखा खींच दें, इसे अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। इससे जलवायु संबंधी जानकारी प्राप्त की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखेंगे, ये पृथ्वी को हम अगर 2 भागों में कर दें, एक भाग ये हुआ, इस भाग को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है, एक भाग में ऐसे कर दिए, अगर ऐसे कर दिए, इसे बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और इसे हम लोग बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। याद रखिएगा, कौन सा गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। और इसको क्या बोलेंगे, इसको, ये आपको बताया था, ऊपर वाला उत्तर होता है, दाहिने वाला पूर्व होता है, तो पूर्वी उत्तरी गोलार्ध इसको बोलेंगे। अब भारत कहाँ है, भारत एक तो उत्तरी गोलार्ध में है और यहाँ भी है। ठीक है, और उसके बाद नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध में बोलेंगे। तो फेरल का नियम क्या कह रहा है, कि फेरल का नियम कह रहा है कि अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध, याद देखिएगा, ये इसको 2 भागों में बांट दिए और बांटे तो ये क्या हुआ, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और ये वाला दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, फेरल का नियम क्या कहता है कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज चलती हैं
और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। यही फेरल का नियम कहलाता है। देखिए आपके एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर में बहुत लाइटली जीएस आता है, हल्के में आता है, ठीक है। जीएस के सभी सेक्शन को आप देख रहे होंगे, क्लास जब देख रहे होंगे तो इस सेक्शन के एक से एक विद्वान भी होंगे, मुझे मालूम है अच्छी तरह से। और जब वो सब उनकी सब्जेक्ट की बात बताई जाती है तो उनके मन में ढेर सारी बातें आती हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव आती हैं। यहाँ पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है कि जैसा देवता हो वैसा उसको पूजा चढ़ा के खुश करके अपना लाइन पकड़ा जाए। मेरे कहने का मतलब आपके एग्जाम में हल्का आता है, साल भर देखिएगा, उसी लेवल से पढ़ा जाए, उसी लेवल से पढ़ के आपको समझा के आगे चला गया। अगर यही सिविल की क्लास होती, आईएएस पीसीएस की क्लास होती, आरओ की क्लास होती तो शायद और डीपली कुछ और पढ़ा जाता है, ठीक है। तो भाई जैसे एग्जाम हो उसी हिसाब से तैयारी की जाती है। और अब कोई सब्जेक्ट वाला विद्वान व्यक्ति इसको देख रहा हो, जियोग्राफी वाला या जिस सब्जेक्ट का मैं क्लास ले रहा हूँ उस सब्जेक्ट से संबंधित, तो उसको कुछ न कुछ उसमें से अच्छाइयाँ बुराइयाँ निकल सकती हैं। तो आप प्लीज़ आपसे बात को समझिएगा, ये मैं जीएस के हिसाब से लाइटली ही पढ़ा रहा हूँ जितना पूछता है, क्योंकि ये जीएस पेपर में साइंस वाले भी हैं, आर्ट वाले भी हैं, जिनका जीएस कमजोर भी है, तो इसलिए सबको देखते हुए वो एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे हल्के प्रश्नों की तैयारी करता है। उसी हिसाब से हल्के का मतलब इतने हल्के भी नहीं है, नोट्स को आप देखिए, नोट्स बहुत आप हल्के मत लीजिएगा, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका है जानबूझ कर हम इस लेवल पढ़ाते हैं जैसा एग्जाम में पूछा जाता है, ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं आगे फेरल के नियम के बाद से। ये फेरल का नियम हम लोग देख रहे थे, इसी को फेरल का नियम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। वैज्ञानिक फेरल के अनुसार उत्तरी गोलार्ध के पौने क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध की पौने एंटी क्लॉकवाइज बहती है, इसी को फेरल का नियम कहा जाता है। भारत के सभी राज्यों में मानसून सबसे पहले केरल में आता है, 7 जून को लगभग आता है, और इस बार तो पहले ही आ गया था, जिसे आता हुआ मानसून कहते हैं। आता हुआ मानसून के नाम से जाना जाता है, जो जून के प्रथम सप्ताह में आता है, ठीक है। 2 चीज़ तो आप बिल्कुल जान ही जाइएगा, अब चर्चा आ गया तो बता दें। अब यहाँ देखिएगा, अब फेरल का नियम आप समझ गए, तो अगर ये भारत का नक्शा है तो ये जो मानसून भूमध्य रेखा से आ रहा है, याद रखिएगा, ये जो मानसून आ रहा है इसे बोलते हैं आता हुआ मानसून। बिल्कुल आप याद रखेंगे, आता हुआ मानसून, ठीक है, मानसून, ठीक है। और हवाएं पौने ऐसे चलती हैं, ठीक है। तो ये तमिलनाडु, चेन्नई में जाड़े के दिनों में वर्षा करती हैं, इसे लौटता हुआ मानसून कहा जाता है, लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। और जो है आप देखे होंगे काला सागर यहाँ है, और जो है यहाँ से जो पौने आती हैं, गर्म हवाएं जो चलती हैं, तो इसे पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। ये 3 चीज़ें आप जानिएगा, आपके एग्जाम में इससे काम चल जाएंगे, ठीक है। इसका डिटेल अभी आगे आएगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि भारत के सभी राज्यों में मानसून सबसे पहले केरल राज्य में आता है, जिसे आता हुआ मानसून के नाम से जाना जाता है, जो जून के प्रथम सप्ताह में आता है, ठीक है। भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार कहा जाता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में सबसे अधिक वर्षा पश्चिमी तट पर होता है। भारत में सबसे अधिक चक्रवात तूफान उड़ीसा राज्य में आता है, याद रखिएगा। 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाले पवन को जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने के कारण हवाएं गर्म हो जाती हैं, जिसे लू के नाम से जाना जाता है। लू केवल उत्तर भारत में चलता है। अभी देखे होंगे इस बार लू से कितने लोग की मृत्यु हुई। लू जो है बहुत खतरनाक होता है। पश्चिम बंगाल एवं असम में बैसाख महीने में चलने वाले पवनों को काल बैसाखी कहते हैं, जो चावल, जूट, चाय आदि के लिए अनुकूल होता है। उड़ीसा में चलने वाली पवन को नार्वेस्टर कहा जाता है। केरल, कर्नाटक में ग्रीष्मकाल में पवनों को आम्र वर्षा के नाम से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वर्षा से आम की प्रजाति अच्छी होती है। कॉफी की कृषि के लिए लाभकारी पवनों को चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। प्रशांत व हिंद महासागर के निम्न उच्च दाब के अंत संबंध को दक्षिण दोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे उच्च दाब होने पर पवन निम्न दाब की ओर चलती है, जिसे आते हुए मानसून के नाम से जाना जाता है, जो जून में भारत में मानसून आने का कारण होता है। मानसून के समाप्त होने या पीछे हटने या लौट जाने पर को मानसून का वापसी या मानसून का निवर्तन या लौटता हुआ मानसून के नाम से जाना जाता है। लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प लेकर उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में जाड़े में चेन्नई, तमिलनाडु के आसपास वर्षा करती है, जिसे लौटता हुआ मानसून के नाम से जाना जाता है। चित्र के माध्यम से अभी आपको हमने बताया था, इस चित्र को देख लीजिएगा और आपको कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। जाड़े में जो वर्षा होती है उसे पश्चिम विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में जाड़े की वर्षा में चने की फसल अच्छी होती है, इसलिए पश्चिम विक्षोभ को मावट वर्षा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है। ठीक है, अभी आप देखते होंगे जब गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, उच्च दाब निम्न दाब का अंतर वहां मालूम पड़ता है। पवन का नामकरण उसके आने की दिशा के आधार पर किया जाता है। जैसे पश्चिम की ओर आने के कारण इसे ये पछुआ पवन गांव में आप देखे होंगे, और या पूर्व दिशा की ओर से आने के वाली पवन को पूर्वा पवन के नाम से जाना जाता है। जो पूर्व से आएगा पूर्वा पवन, जो पश्चिम से आएगा उसको पछुआ पवन के नाम से जाना जाता है। इसकी बहुत बड़ा साइंस होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस इतनी बड़ी साइंस को केवल हवा के माध्यम से जानते थे लोग कि कब गर्मी होगी, कब ठंडी होगी, कब फसल काटने लायक है, कब फसल कोई चीज़ सूखेगा नहीं सूखेगा। अब ये साइंस धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर भी अभी गांव में कोई लोग को इस बात की जानकारी है। ग्रीष्म ऋतु में जब हवा गर्म होकर गोलाकार या चक्राकार रूप में ऊपर उठता है तो उसे चक्रवात कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के 5 से 30 डिग्री चलने वाले पवनों को व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, वैज्ञानिक क्लोन द्वारा मानसून की उत्पत्ति संबंधित निम्न सिद्धांत दिए गए। बिल्कुल इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहला है एल नीनो सिद्धांत के विषय में आप देखेंगे, अक्सर प्रश्न आ जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पेरू देश की ठंडी जलधारा है जिसे हम्बोल्ट जलधारा के नाम से जाना जाता है। एल नीनो जलधारा 25 दिसंबर के आसपास उत्पन्न होती है, इसलिए इसे ईसा का शिशु भी कहा जाता है। एल नीनो एक जलवायु संबंधित घटना है जो पूर्वी प्रशांत महासागर में सतही जल के असमान रूप से गर्म होने का प्रतिनिधित्व एल नीनो सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये टेस्टरी है, जिनको लेना चाहे ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बुक है, अमेजन से मंगा सकते हैं मात्र 499 में। ये आप चाहें तो हमारी टीम से जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप में और टेलीग्राम ग्रुप में। एल नीनो के परिणाम स्वरूप भूमध्यरेखीय वायुमंडल में विकृति के साथ समुद्र वाष्पन में परिवर्तन होता है, जिसका प्रभाव वहां के वायुमंडल और जलमंडल पर पड़ता है, जिससे प्लवन की कमी के कारण समुद्री मछलियों की संख्या में भी कमी आती है। जब एल नीनो धारा समाप्त होती है तो इसके विपरीत ला नीना समुद्री धारा उत्पन्न होती है। दूसरा सिद्धांत देखेंगे, जेड स्ट्रीम सिद्धांत। इस सिद्धांत के जनक एस्ट हैं। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली लहरदार पवनों को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जेट स्ट्रीम दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के मध्य 14 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच होता है। तीसरा सिद्धांत का नाम है विश्वती पछुआ पवन सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के जनक क्लोन है, बिल्कुल जो जनक है आप नाम याद रखिएगा उनके। इस सिद्धांत के अनुसार विश्वती पछुआ पवन को ही दक्षिण पश्चिम मानसून के पवन के नाम से जाना जाता है, जो कि ताप के प्रभाव के कारण होता है। मानसून के उत्पन्न होने की तापीय सिद्धांत, ये भी देखेंगे आप। मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण तापमान होता है। जैसे यदि ताप में वृद्धि होगा तो उस क्षेत्र में दाब में कमी होगी, भी बताए थे, जिसके परिणाम स्वरूप मानसून उत्पन्न होने के साथ साथ परिवर्तन देखने को मिलता है। इस सिद्धांत के अनुसार मानसून की उत्पत्ति पृथ्वी पर स्थल तथा जल के असमान वितरण और उनके गर्म एवं ठंडा होने के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे तापीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, रेगुलर स्टूडेंट है, बिना कहे वीडियो जब आए आप लाइक कर दिया करिए। जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के लिंक आपको हमेशा मिले इसके लिए आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो उससे आप फ्रेंड सर्किल में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और जो है टेलीग्राम में जरूर आपको भेजना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। नोट में आपको बताए थे कि नोट बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से उसको पढ़िएगा, एग्जाम में आ सकता है। वर्ष में गर्मी के महीने में सितंबर व अक्टूबर अधिक तापमान नमी के कारण दिन का मौसम असहनीय हो जाता है, जिसे क्वार का उमस या कार्तिक मास की उमस भी कहते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र व मेघालय में होती है, याद रखिएगा। इसीलिए जैव विविधता सबसे अधिक यहाँ होता है। ठीक है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर में अंतर होता है। दिन का तापमान अधिक रहेगा और रात में क्या होगा, तापमान कम रहता है। अधिक ऊंचाई तथा विरल वायु के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड अधिक होता है। यही कारण है कि आगरा व दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। लेह लद्दाख में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है।
उत्तरी पूर्वी मानसून की अपेक्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून में से वर्षा अधिक होती है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार में लगभग 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। और शेष अगली क्लास में, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी और इसलिए आपको दिक्कत तो पढ़ने में, मुझे भी लगातार पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है, सभी क्लास लेना पड़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा और मिलते हैं हम लोग जल्द ही नए क्लास में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80